देवेंद्र जाट आपका स्वागत करता हूं द एजुकेशन अड्डा पर। आज हमारी बात होगी पशुपालन की। पिछली कक्षाओं में हमने आहार के बारे में पढ़ लिया था बेटा कि कैसा आहार होना चाहिए, किस प्रकार के उत्पादन के लिए कौन सा आहार देना चाहिए। दो आहार मैंने आपको बताए थे बेटा, निर्वाहन राशन और वर्धन राशन। दो प्रकार के आहार मैंने आपको बताए थे कि निर्वाहन राशन तो वो राशन होता है जो 24 घंटे की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दिया जाता है। किसके लिए? 24 घंटे की आवश्यकता। मैं चल रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं, मैं भाग रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं, सॉरी मैं चल रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं, मैं भाग रहा हूं, इन चीजों के लिए जो आहार होता है 24 घंटे के लिए जो ऊर्जा देता है उसे निर्वहन राशन कहते हैं। और जो उत्पादन के लिए राशन दिया जाता है, स्पेशली किसी चीज के उत्पादन या प्रोडक्शन के लिए, स्पेशल उत्पादन या प्रोडक्शन को ध्यान में रखकर जो राशन दिया जाता है बेटा, उसे बोलते हैं अपन वर्धक राशन बोलते हैं। जैसे कि अगर गाय को देंगे तो दूध उत्पादन के लिए देंगे, भैंस को देंगे दुग्ध उत्पादन के लिए देंगे, अरे भेड़ को देंगे ऊन उत्पादन के लिए देंगे, अरे सुअर को देंगे और बकरी को देंगे तो वो मांस उत्पादन के लिए देंगे। इस प्रकार से उनके उत्पादन के आधार पर आहार का निर्धारण होता है बेटा। उत्पादन के आधार पर उनके आहार का निर्धारण होता है बेटा। ये बात हमारी कल हो चुकी थी, इतनी बात हो चुकी थी। गाय भैंस बकरी को दूध उत्पादन और गर्भस्थ बछड़े की वृद्धि के लिए देते हैं बेटा। बकरी सुअर मुर्गी को, अरे क्या सुअर को, मुर्गी के जो सुअर होता है उसको अंडा उत्पादन के लिए आहार देंगे क्या? कि सर हमारे इधर तो सुअर भी अंडा देता है। क्या तुम्हारे इधर सुअर अंडा देता है? अरे तो फिर गधे हो पक्के है कि सर सुअर अंडे नहीं देता, सुअर से तो हमें मांस लेना है। अरे अंडे कौन देगा? अरे अंडे तो मुर्गी देगी भैया। कि धरती पर पहले मुर्गी आई कि अंडा आया? ये तो बहुत कंफ्यूजन बना हुआ है कि धरती पर पहले मुर्गी आई कि अंडा आया है। इसके बाद बैल भैंस खच्चर, अरे गाड़ी खींचने के लिए देते हैं। अरे खच्चर के बारे में तुम्हें कल बताया था मैंने, अरे खच्चर के बारे में कल बताया था ना, जिसका बाप गधा वो खच्चर। अरे जिसका बाप गधा वो खच्चर मतलब गधा। अरे जो खच्चर हमारा बना है बेटा, खच्चर हमारा बना है किससे बना है बेटा? गधा का क्रॉस किससे कराया हमने? गधा का क्रॉस हमने किससे कराया है? घोड़ी से कराया बेटा। अगर गधे और घोड़े का क्रॉस हुआ तो क्या मिला हमें? खच्चर मिला। अरे जो भूत की पिक्चर होती है उसमें देखना, रात में जब वो कोई घोड़ा गाड़ी से निकलते हैं तो उसमें अधिकतर खच्चर ही रहते हैं। जैसे 1920 की बात करते, एक पिक्चर है 1920 भूत की, इविल रिटर्न। उसमें वो जो हीरोइन होती है, लड़की होती है, वो जब रात में अपने महल में आती है ना बेटा, तो उसमें एक गोलू काका होते हैं जो खच्चर चला रहे होते हैं। तो जो गाड़ी रहती है ना घोड़ा गाड़ी, उसमें घोड़ा नहीं रहता बेटा, खच्चर रहता है। क्या रहता है? खच्चर रहता है। और जिसका बाप गधा और घोड़े, गधा और घोड़े के क्रॉस से कौन बना बेटा? खच्चर बना है। ठीक है, ये हमारी बात यहां तक हो चुकी थी कल। आज जो हमें पढ़ना है बेटा, ये पशु आहार के अवयव और उनके कार्य, कि पशु आहार में कौन कौन से एलिमेंट्स, कौन कौन से अवयव होते हैं, कौन कौन से उनके फंक्शंस होते हैं, इनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। क्या है बेटा? पशु आहार में पाए जाने वाले मुख्य अवयव या पोषक तत्वों में प्रोटीन होती है बेटा, कार्बोहाइड्रेट होती है, वसा होती है, खनिज लवण एवं विटामिन आते हैं। अरे मैंने कल ही बताया था आपको कि प्रोटीन से ताकत मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलेगी और वसा से भी ऊर्जा मिलेगी बेटा। खनिज लवण भी होते हैं, मिनरल्स देते हैं। अरे विटामिन भी तो देते हैं, बहुत प्रकार के विटामिन होते हैं, ए बी सी डी, बी कॉम्प्लेक्स पूरा विटामिन होता है। विटामिन बी1 जो थायमिन होता है उससे बेरी बेरी रोग हो जाता है रे इंसानों में। और विटामिन डी से हड्डियां कमजोर हो जाती है, पशुओं को ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। इसीलिए अगर विटामिन डी की कमी होगी तो पशुओं की हड्डियां भी कमजोर हो जाएगी। इसलिए सारे पोषक तत्व पशुओं के आहार में होना अति आवश्यक है बेटा। यहां तक समझ में आया? पशु आहार में उपस्थित या शामिल किए गए जल को पोषक तत्व के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया गया। जो जल होता है बेटा उसे पोषक तत्व में वर्गीकृत नहीं किया, क्योंकि जल से कोई भी हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। प्यास जरूर लगती है बेटा, जल उपापचयी क्रियाओं में भाग जरूर लेता है, लेकिन जल से कोई भी ऊर्जा हमें नहीं मिलती है। जल उपापचय जो क्रिया होती है बेटा उसमें भाग जरूर लेता है, लेकिन जल से हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। अगली अगर बात करें हम, तथापि यह पशु आहार का महत्वपूर्ण आवश्यक अवयव माना गया है। फिर भी जल को पशु आहार का आवश्यक अवयव माना गया है। क्यों? क्योंकि जल के बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता है। जल हमारी मेटाबॉलिक या
उपापचयी जो क्रिया होती है उसको करने में अति आवश्यक होता है। जो हम खाते हैं उसको पचाने के लिए जल बहुत अति आवश्यक होता है बेटा। ये उनका आवश्यक अवयव ना होते हुए भी अति आवश्यक अवयव पशु आहार का माना गया है। साथ में क्योंकि सभी पोषक तत्वों के अवशोषण एवं स्वांगीकरण में जल की अहम भूमिका होती है। अभी मैंने बताया था बेटा, स्वांगीकरण मतलब एक्यूमुलेशन जो होता है बेटा, जो एनर्जी प्राप्त होती है, जो हमारे शरीर में जो भोजन जाता है बेटा, उसका होता है पाचन, और उस भोजन का पाचन कराने के लिए जल बहुत अति आवश्यक होता है बेटा। यहां तक समझ में आया। इन पोषक तत्वों में ऊर्जा की दृष्टि से मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 9.8 किलो कैलोरी की ऊर्जा प्राप्त होती है। कितनी होती है? 9.8 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा और कुछ हद तक प्रोटीन काम में आते हैं। प्रोटीन प्राय सभी आधारभूत कार्य प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक तथा उत्पादन के लिए अहम कारक होता है। जो प्रोटीन होता है बेटा, ये जितने भी जो मांस प्रोडक्शन जो करता है, जैसे सुअर हो गया, बकरी हो गया, इनके लिए प्रोटीन उनके आहार में होना अति आवश्यक माना गया। बिना प्रोटीन उत्पादन के ये मांस वगैरह का उत्पादन इतना अच्छा नहीं कर पाते हैं। जो शरीर में कोशिकाओं की टूटी फूटी कोशिकाएं होती है, जो हमारे ऊतक होते हैं बेटा, इन टूटी फूटी कोशिका और ऊतक की मरम्मत करने के लिए भी प्रोटीन एक अति आवश्यक अवयव माना गया है। साथ ही साथ अगर बात करें खनिज लवण की, अगर बात करें मिनरल्स की, अगर बात करें हम, ऐसे पोषक तत्व जो यद्यपि आहार में सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं तथा पोषण में इनकी अत्यधिक भूमिका होती है। जो खनिज लवण मिनरल्स होते हैं बेटा, ये पाए तो सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन अति आवश्यक होते हैं। अगर खनिज लवण की बात करें, फास्फोरस अगर कम पाया गया दांतों में तो दांत टूट सकते हैं, सींग टूट सकते हैं, अरे पशुओं के खुर गिर सकते हैं। और अगर दांत कमजोर होंगे तो पशु जुगाली नहीं कर पाएगा, और जुगाली अगर नहीं कर पाया पशु तो हमारा पशु बीमार हो जाएगा। एक स्वस्थ पशु के लिए जुगाली करने का समय होता है बेटा 8 से 10 घंटे। 8 से 10 घंटे। पशुओं को कितने टाइम जुगाली करनी चाहिए बेटा? 8 से 10 घंटे। कि सर अगर जुगाली मनुष्य में होती तो कितनी अच्छी चीज होती है। पशु कभी भी बेटा उल्टी नहीं करते हैं। पशु कभी भी उल्टी नहीं करते हैं बेटा, ये बात ध्यान रखना है ना, उल्टी नहीं करते हैं, क्योंकि वो नॉन रोमिनेंट होते हैं। ठीक है, कभी भी उल्टी नहीं करते हैं। क्यों उल्टी नहीं करते? क्योंकि पशुओं में पेट के 4 हिस्से होते हैं बेटा। पशुओं में पेट के 4 हिस्से होते हैं, जो कि एक हिस्से के बारे में तो मैंने आपको कल एबोमेजम के बारे में बता दिया था। पशुओं में पेट के 4 हिस्से होते हैं, इसलिए वो उल्टी नहीं करते हैं और 8 से 10 घंटे जुगाली करते हैं। जुगाली में सर क्या करते हैं? कि भजन करते हैं क्या? अरे नहीं रे, जुगाली में भजन नहीं करते। जो वो भोजन खाते हैं ना बेटा, एक बार में बहुत सारा ठूस लेंगे, चारों पेट बराबर भर लिया अपना बढ़िया बाकायदा, इसके बाद उसे कहीं भी बांध दो ले जाके, वो आराम से उस खाने उस जो उसने चारों पेट में लबालब खाना भरा है ना बेटा, चरी जो भी प्रोटीन वगैरह जो भी उसमें आहार दिया अपन ने, वो लबालब उसने चारों पेट भर लिए। अब चारों पेट में से धीरे धीरे निकालेगा और दिन भर चबाएगा और वापस अंदर ले जाएगा, फिर चबाएगा, फिर अंदर ले जाएगा, फिर बाहर निकाल के चबाएगा, फिर अंदर ले जाएगा। कि सर इतनी अच्छी व्यवस्था अगर इंसानों में होती तो कितना मजा आता। एक टाइम दोनों टाइम का पेट भर लेते, और जो पलंग पे पड़ते, जिसके दूसरे दिन जब रोटी मिलती तभी उठते, बस लाए मुंह में चबाया और वापस अंदर, लाए मुंह में चबाया और वापस अंदर, मजे ही मजे, कोई टेंशन ही नहीं। दिन भर खाना बस एक बार अच्छा लपक के खा लिया, भर लिया पेट, और दे जुगाली करके, दे जुगाली करके, सुबह से शाम जुगाली करना, ना तो काम करना और ना कहीं काम पे जाना, बस पड़े पड़े जुगाली करना। इसलिए बेटा भगवान ने भी सारी चीजें सोच समझ के ही व्यवस्थित की है इस प्रकृति में, कि कौन क्या काम करेगा और कौन काम नहीं करेगा। क्योंकि पशु जो होते हैं कभी भोजन बोल के नहीं मांग सकते हैं, इसीलिए उन्हें जो चराने का समय होता है, खाने का समय होता है, ये भी निश्चित होता है। उसी टाइम में वो भरपूर मात्रा में खा लेते हैं और बैठे बैठे जुगाली करते रहते हैं। यहां तक समझ में आया बेटा? क्या हाँ सर समझ में आया? इसके बाद अगर बात करें, यहां तक एक बार थंब कर दो जो भी लाइव हो, क्या हाँ सर समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं आ रही है कमेंट सेक्शन में। अरे कमेंट सेक्शन तुम्हारे लिए ही बना है, इसीलिए बोल रहा हूं मैं। इसके बाद यद्यपि पोषण में इनकी अत्यधिक भूमिका होती है, ये खनिज लवण के तरह के एंजाइम से संबंध रहते हैं। जो खनिज लवण होते हैं बेटा एंजाइमों की तरह काम करते हैं। जो एंजाइम हमारे शरीर में जो एंजाइम रहते हैं पाचन का काम करते हैं, इसी प्रकार पशुओं के शरीर में भी कुछ ना कुछ एंजाइम बनते रहते हैं। वो एंजाइम जो होता है किसका काम करता है? पाचन का काम करता है। साथ ही
ये क्या करते हैं बेटा, मेंटेनेंस अनुरक्षण का काम करते हैं। ये खनिज लवण शारीरिक वृद्धि, दूध उत्पादन और प्रजनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खनिज लवण कोई से होते हैं बेटा, किसी न किसी काम में सहायक अवयव की तरह काम करते हैं, नेसेसरी पिगमेंट की तरह काम करते हैं बेटा। ठीक है, विटामिन भी शरीर में सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं। अरे बहुत सारे विटामिन होते हैं, A B C D, बहुत बी कॉम्प्लेक्स में 12 प्रकार के विटामिन होते हैं। तथा शरीर में होने वाली विविध उपापचयी अभिक्रिया, अभी मैंने बताई थी बेटा, उपापचयी क्रियाओं में भाग लेते हैं, आवश्यक होते हैं। अब हम पशु आहार के इन अवयवों को विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अरे जितनी सारी चीजें पढ़ी, अब इनका हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे कि कौन क्या काम करता है। अरे कौन क्या काम करता है इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। एक बार कमेंट करके बता दो रे कि कौन को समझ में आ रहा है, कौन को समझ में नहीं आ रहा है। एक बार मुझे बता दो, संतुष्टि हो जाएगी, हाँ सर हमें समझ में आ रहा है। अरे लिख दो, थोड़ी सी अंगूठे दबा दो कि हाँ सर आ रहा है, बढ़िया समझ में। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। अब बात करते हैं जल की। अब बात करते हैं जल की। पहला अवयव बात करेंगे जल की। ठीक है, पहले बात करेंगे हम जल की। किसकी बात करेंगे, जल या वाटर की बात करेंगे। सुमी क्या हाँ, किसके बारे में बात करेंगे बेटा, जल के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में, जल के बारे में बात करेंगे। सभी जैविक सभी जैविक सभी जैविक सभी जैविक प्रक्रियाओं में जल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है बेटा। सभी जैविक प्रक्रिया, जितनी भी जैविक प्रक्रिया होती है उसमें जल का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है बेटा। पानी के अभाव में पशुओं की मृत्यु अन्य पोषक तत्वों में किसी के अभाव की तुलना में कम समय में हो जाती है। अगर बेटा एक दिन खाना नहीं मिलेगा, 2 दिन खाना नहीं मिलेगा, अरे 3 दिन भी खाना नहीं मिलेगा तो चल जाएगा, अरे 4 दिन भी खाना नहीं मिलेगा तो चल जाएगा, लेकिन बिना जल के कोई भी जीवित नहीं रह सकता। बिना जल के कोई भी जीवित नहीं रह सकता है। इसीलिए जल को बेटा जीवन की भौतिक आधारशिला माना जाता है। जल को जीवन की भौतिक आधारशिला भौतिक आधारशिला माना गया है। क्या बोला बेटा, जीवन की भौतिक आधारशिला बोला गया है। इसके बाद बात करते हैं पशुओं के शरीर में जल की जो औसत मात्रा लगभग 65%, 65% मात्रा पशुओं के शरीर में किसकी होती है बेटा, जल की होती है। पशुओं के शरीर में 65% मात्रा जल की होती है बेटा। पशु के शरीर से जल की जो कमी होती है, जल की इस कमी को पूर्ति भोजन के साथ दिए गए जल से की जाती है। साथ साथ में पशु शरीर से जल की हानि त्वचा, फेफड़े, मूत्र तथा मल से लगातार होती रहती है। अरे बेटा जल की क्या क्या कमी कैसे होती है बेटा, जल की कमी मूत्र के द्वारा जल का निष्कासन होता है, मूत्र में जल की मात्रा होती है। जो फेफड़े होते हैं बेटा, फेफड़े से क्या होता है, फेफड़े भी एक उत्सर्जी, जो उत्सर्जी अंग बोलते हैं फेफड़े को, उससे भी जल की हानि होती है बेटा। और साथ साथ में जो पशुओं का जो मल होता है उसमें भी जल की हानि कैसे होती है, क्योंकि मल के साथ भी जल की कुछ मात्रा शरीर से बाहर निकलती है। और त्वचा के द्वारा, क्योंकि पशुओं के शरीर में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसके द्वारा जल की हानि होती है। ठीक है बेटा, हरे चारों में, इसके बाद हरे चारों में लगभग 75 से 90% तक पानी होता है। क्या होता है बेटा, हरे चारों में लगभग 75 से 90% तक पानी होता है हरे चारों में। इसलिए पशु को हम हरा चारा खिलाना, सर्वप्रथम हरा चारे की ही बात होती है। जब भी पशु आहार की बात होती है सर्वोत्तम आहार उनके लिए हरा चारा माना गया, क्योंकि उसमें क्या होता है बेटा 75 यानी 75 से 90% जल की मात्रा होती है। जबकि अनाज व पुआल में लगभग 10 से 15% जल होता है। जो अनाज और जो पुआल होती है बेटा, पुआल का मतलब समझते हो, अरे गेहूं वगैरह निकालते समय जो भूसा बचता है ना बेटा, उसे पुआल बोलते हैं। जो सूखा चारा बोल सकते हैं आप, इसे सूखा चारा बोल सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जो सूखा चारा होता है उसमें
10 से 15% जल होता है बेटा। यहां तक क्लियर है। अब अगर बात करें आगे, जल एक ऐसा विलायक एवं माध्यम के रूप में कार्य करता है जिसमें शरीर की सभी रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती है। बेटा जितनी भी रासायनिक क्रियाएं होती है, जितनी भी केमिकल रिएक्शन होता है, उसके लिए जल अति आवश्यक होता है। जो भी शरीर में रासायनिक परिवर्तन होते हैं बेटा, जो भी शरीर में रासायनिक परिवर्तन होते हैं वो जल के माध्यम से किए जाते हैं, क्योंकि जो भी परिवर्तन होते हैं द्रव माध्यम में ही होते हैं। पशुओं के 4 पेट जो होते हैं ना बेटा, पशुओं में 4 पेट होते हैं, पेट के 4 हिस्से होते हैं, उसमें जितने भी रासायनिक बदलाव होते हैं बेटा, वो किसके द्वारा होते हैं बेटा, जल के द्वारा ही होते हैं। तो जल की इतनी आवश्यकता मैंने आपको बता दी, ये जल के बारे में मैंने आपको बताया है। अब बात करेंगे जल के कार्य, फंक्शन ऑफ वाटर। जल के क्या क्या कार्य हो सकते हैं, ये तो अपन ने जल का महत्व समझा बेटा कि जल किस किस के लिए जरूरी है। अब जल के आवश्यक कार्य देखेंगे, जल के आवश्यक कार्य हम देखेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आया बेटा सबको? स्पीड ज्यादा तो नहीं है बेटा? एक बार बता दो कि सर आपकी स्पीड ज्यादा नहीं है। एक बार मुझे बता दो सर, स्पीड तो ज्यादा नहीं है ना, पढ़ाने की गति ज्यादा नहीं है, फिर बढ़िया है, बराबर चल रही है अपनी गति? जो पढ़ाने की गति है वो ज्यादा स्पीड से नहीं है या बहुत अच्छी है? एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दो कि हाँ सर बढ़िया चल रहा है। चलो आगे पढ़ते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं। जल के कार्य के बारे में बात करेंगे बेटा, हम जल के कार्य के बारे में बात करेंगे। जल के कार्य के बारे में बात करेंगे। जल के महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से, वो है इस प्रकार से बेटा। पानी जो है रक्त को पतला करता है, जिससे सारे शरीर में उसका संचरण आसानी से होता है। पानी जो होता है बेटा, जो जल होता है बेटा, ये जो रक्त होता है, ब्लड होता है, उसको पतला करने का काम करता है। अगर सोचो, अगर ब्लड अगर पतला नहीं होगा और कहीं नसों वसों में जाके फंस गया और अगर दिल तक नहीं पहुंचा, तो अरे 5 मिनट में काम खत्म, हार्ट अटैक आ जाएगा बेटा। इसलिए रक्त का पतला होना बहुत जरूरी है। अगर रक्त पतला रहेगा तो उसका रक्त संचरण, जो ब्लड सर्कुलेशन होगा बेटा, वो ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होगा। अगर रक्त अगर थोड़ा सा मोटा हो गया, पानी की कमी से रक्त अगर मोटा हो गया और अगर रक्त का संचरण अच्छे से नहीं हुआ, ब्लड का सर्कुलेशन अगर अच्छे से नहीं हुआ, तो हो सकता है आपको लो बीपी हो जाए। अरे आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा तो भी दिक्कत आएगी, चक्कर आने लग जाएंगे, घबराहट होने लग जाएंगी। और कभी कभी ज्यादा दिक्कत आ गई, अगर धमनियों के द्वारा या शिराओं के द्वारा अगर अपना जो रक्त है वो हमारे हृदय तक नहीं पहुंचा, तो हमको मृत्यु का सामना करना पड़ सकता है बेटा। इसीलिए दिन में पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन करें, कंटिन्यू जल को पीते रहे बेटा। यहां तक क्लियर है सबको? अब अगर दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, पानी भोजन निगलने में स्नेहक का कार्य करता है, जिससे आसानी से भोजन आमाशय तक पहुंच जाता है। शब्द कौन सा बेटा पकड़ना, स्नेहक। स्नेहक का मतलब चिकनाहट होती है बेटा। क्या होती है? चिकनाहट। हम हमारी गाड़ियों में ग्रीस वगैरह लगाते हैं, किस लिए लगाते हैं? ताकि हमारी जो गाड़ियां मशीनें रहती है उसमें घर्षण या फ्रिक्शन कम हो, उसके लिए हम ग्रीस लगाते हैं। और घर्षण कम करने के लिए जो स्नेहक का काम करता है वो कौन करता है? ग्रीस का काम करता है। इसी प्रकार जब हम खाना खाते हैं और जब घर्षण बहुत तेज बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं हमें डर रहता है हमारा खाना कहीं गले हले में फंस नहीं जाए। इसलिए जब हम खाने के साथ पानी लेते हैं तो वो स्नेहक का काम करता है, अरे वो ग्रीस का काम करता है, और खाना सीधे कहाँ पहुंच जाता है? धीरे से पेट में पहुंच जाता है। इसीलिए इसको स्नेहक का रूप, स्नेहक भी बोल सकते हैं हम, कि पानी जो होता है भोजन निगलने में स्नेहक का काम करता है, लुब्रिकेंट का काम करता है। यहां तक क्लियर है बेटा सबको? यहां तक क्लियर है? अब आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तीसरा पॉइंट है बेटा हमारा, शरीर के तापक्रम को स्थायी बनाए रखता है। अरे शरीर के तापक्रम को स्थायी बनाने के लिए पानी बहुत आवश्यक है। स्थायी शरीर के तापमान को स्थायी बनाने के लिए जल बहुत अति आवश्यक होता है बेटा। जल बहुत अति आवश्यक होता है तापक्रम को नियंत्रित करने के लिए बेटा। ठीक है, पानी पाचन क्रिया में सहायक करता है। अभी मैंने आपको बताया था बेटा, सबसे पहले पॉइंट जब जल के बारे में बात की थी तो मैंने आपको यही बताया था कि जो जल होता है बेटा, ये पाचन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला पॉइंट है बेटा, पानी अपशिष्ट पदार्थों के शरीर से उत्सर्जन में सहायता करता है। अरे जैसे मूत्र होता है हमारा, पशु मूत्र करते हैं
तो पशु मूत्र क्या होता है बेटा, एक प्रकार का पानी होता है, लेकिन वो साथ में यूरिया का उत्सर्जन करते हैं बेटा। किसका उत्सर्जन करते हैं, यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, जो पशुओं के लिए हानिकारक होता है। उस हानिकारक पदार्थ को भी वो पानी के द्वारा बाहर निकालते हैं, पानी के द्वारा बाहर निकाल दे, मतलब सब कुछ पानी। अरे बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून, और पानी के बिना सब सून है। पानी बहुत अति आवश्यक है बेटा। अगला क्या है, दुग्ध उत्पादन हेतु पानी आवश्यक होता है, क्योंकि दुग्ध में कितना 85% पानी होता है। अरे पशुपालन में, पशुपालन किस लिए करेंगे, दूध के उत्पादन के लिए करेंगे ना, और दूध में कितना होता है 85% पानी होता है, इसलिए पशुओं के शरीर में पानी बहुत ज्यादा आवश्यक है बेटा, पानी बहुत ज्यादा आवश्यक है। पानी के बिना सब सून है, पानी के बिना सब सून है। अगला क्या बेटा, पानी पदार्थों को घोलकर ऊतक तक पहुंचाता है बेटा। अरे कोई भी पदार्थ खाएगा, कोई भी मिनरल्स वगैरह कुछ भी दवाई अगर वो खा, अगर मान लो पशु बीमार है, अरे हमारा पशु क्या है, बीमार है, और अगर पशु बीमार है और उसे हमने गोली दी, तो क्या वो गोला जैसा का जैसे ही जाके जहां बीमारी है या फिर जहां पर उसे दर्द हो रहा वहां जाके अटैक करेगा क्या गोला, कैसा नहीं करेगा। तो फिर गोला क्या करेगा, गोला पानी में घुल जाएगा, और उसके अंदर जो भी कैरेक्टर होंगे, जो भी जिसके लिए हमने दवाई दी है, टैबलेट दी है पशु को, वो टैबलेट के जो कैरेक्टर या लक्षण है, या जो पेन जो भी जहां पर उसको दर्द हो रहा है, वो उसको ले जाकर उस एरिया में या उस क्षेत्र में या उस मस्तिष्क में ले जाकर उस दवाई को वो पानी के माध्यम से घुलनशील मात्रा में वहां तक पहुंचाकर उस दर्द से निवारक या उस बीमारी से छुटकारा दिला देगा। तो उस दवाई को वहां तक पहुंचाने का काम भी किसने किया बेटा, जल ने किया। किसने किया बेटा, जल ने किया। इसलिए जल जो होता है पदार्थों को घोलकर ऊतक या टिश्यू तक पहुंचाने का काम करता है बेटा। अगला पॉइंट है, हड्डियों के जोड़ और मांसपेशियों में स्नेह का कार्य करता है। हड्डी के जो जोड़ और मांसपेशियां होती है बेटा, जो हड्डियों का जोड़ होता है उसे टेंडम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हड्डियों का जोड़ होता है उसे टेंडम बोलते हैं, और वो सुचारू रूप से चलती रहे बेटा, उसमें भी अब अपन देखते हैं। अरे इस प्रकार से मान लो तुम्हारी कोई गाड़ी है, ये कोई गियर बॉक्स है गाड़ी का, और उसको चलाना आगे पीछे, ये कंटिन्यू आगे पीछे होती रहती है, कंटिन्यू आगे पीछे होती रहती है। और कभी कभी गाड़ियों में क्या है, चीज फंसने लग जाती है, तो हम क्या करते हैं बेटा, ग्रीस लगा देते हैं। हम क्या करते हैं बेटा, ग्रीस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, ग्रीस लगा देते हैं। इसी प्रकार, इसी प्रकार, इसी प्रकार ये जो पशु होते हैं हमारे बेटा, इसी प्रकार जो पशु होते हैं हमारे, ये जो पशु की मान लो टांग ले लो, ये पशु की जो मान लो पैर ले लो, लेग ले लो पशु का, इनमें क्या होता है बेटा, ये जो ये दो आपस में हड्डियों को जोड़ रहा है घुटना, तो इनमें चिकनाहट लेने के लिए भी पानी बहुत जिम्मेदार है। इसमें चिकनाहट बनी रहे इसके लिए पानी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि यहाँ पर अगर पानी नहीं रहेगा पूरा सूख जाएगा, तो हड्डियां आपस में रगड़ रगड़ के टूट जाएगी, हड्डियां आपस में इससे रगड़ रगड़ के टूट जाएगी या बेकार हो जाएगी। इसलिए इन स्थानों पर भी पानी बहुत अति आवश्यक है। इसलिए हड्डियों के जोड़ और मांसपेशियों में स्नेह का काम कौन करता है बेटा, पानी काम करता है। अगला क्या है, प्रजनन हेतु पानी सर्व विलायक का कार्य करता है। अरे प्रजनन का भी काम, प्रजनन के लिए भी कौन जिम्मेदार है, अरे पानी जिम्मेदार है बेटा। जब गाय और भैंस का समागम करवाते हैं बेटा, सॉरी, जब गाय और बैल का समागम जब करवाते हैं बेटा, तो वहां पर भी पानी एक वाहक का काम करता है बेटा, क्योंकि बैल के वीर्य में भी पानी की मात्रा पाई जाती है, क्योंकि बैल के जो वीर्य होता है, जो सीमन होता है बेटा, उसमें भी जल की मात्रा पाई जाती है। तो जब प्रजनन की बात आती है उस समय भी पानी एक अति आवश्यक अवयव माना जाता है। इसके बाद यह शरीर में भार संतुलन बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। कौन बेटा, बेस बैलेंस कौन बनाने का काम करता है बेटा, पानी काम करता है। क्योंकि पशु के शरीर में कितना पानी होता है बेटा, 65% पानी होता है। कितना परसेंट पानी बेटा, 65% पानी होता है। अरे यहाँ तक सबको कोई को दिक्कत, ये अपनी जल की बात हो गई है, आज किसकी बात हो गई है, जल की बात हो गई है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक एक बार मुझे बताओगे सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, अरे बताओ जल्दी, अपनी बात हो गई जल की। कि सर यहाँ तक कोई दिक्कत,
ठीक है बेटा, यहां तक अपना क्लियर है, यहां तक क्लियर। अब हम कल जो पढ़ेंगे बेटा, जो कल हम पढ़ेंगे बेटा, जो कल हम पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा, प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे कल, जो हमारी कक्षा रहेगी वो किसके बारे में रहेगी हमारी बेटा, प्रोटीन के बारे में रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है कल हमारी, किसके बारे में, प्रोटीन के बारे में। कल किसके बारे में हम पढ़ेंगे, प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटीन के बारे में मैं बताऊंगा आपको किस प्रकार से शरीर में प्रोटीन आवश्यक होता है, कैसे ऊर्जा देता है, कैसे एनर्जी देता है, ये सारी चीज हम किसमें पढ़ेंगे बेटा, प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। कितने किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है 1 ग्राम प्रोटीन से, ये सारी चीजें हम देखेंगे। कैसे अमीनो अम्ल काम करते हैं, क्योंकि प्रोटीन किससे बना होता है बेटा, अमीनो अम्ल से ही बना होता है। और जितने भी मांसाहारी पशु जो भारी भरकम काम करते हैं, या फिर मांसाहारी पशु होते हैं बेटा, जिनसे हमें मांस का प्रोडक्शन लेना होता है, उनके लिए प्रोटीन बहुत अति आवश्यक अवयव माना गया है। प्रोटीन बहुत अति आवश्यक अवयव माना गया है। ठीक है बेटा, यहां तक कोई दिक्कत। चलो इसके आगे जो प्रोटीन की बात करेंगे हम कल की क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहें। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में करें, तो मैं आपका डाउट क्लियर करूं। तब तक के लिए पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय कृषि, जय विज्ञान।